the size of anion is larger than neutral atom. The size of anion is larger than neutral atom. Why? Is larger than neutral atom. Why? देखो एक एग्जांपल लेते हैं. इस बार हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है. इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, 7 और थर्ड सेल में 7. यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, ओवरऑल चार्ज 0. इसको स्टेबल होने के लिए अभी एक इलेक्ट्रॉन लेना है या फिर 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने हैं. तो एक लेगा. देखो यहाँ एक कॉन्सेप्ट में तुम्हें समझा देता हूं, जिसको यहां हमने क्या किया था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला था, और इलेक्ट्रॉन को कभी जब बाहर निकालते हैं ना, तो बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को हमें एनर्जी देनी पड़ती है एटम के लिए. तो वो जो एनर्जी देते हैं, वो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है एटम के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करने के लिए, तो उस रिक्वायर्ड एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन. नहीं, आयनिक एंथैल्पी. क्या कहते हैं? आयनिक एंथैल्पी. लेकिन इसके जस्ट वापस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, तो उस इलेक्ट्रॉन एंटर करते समय जो एटम है वो एटमॉस्फेयर में एनर्जी रिलीज करेगा, और उस एनर्जी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये दोनों टॉपिक हमारे सिलेबस में है. एक तो है आयनिक एंथैल्पी, जिसको आयनिक एनर्जी भी कह देंगे या आयनिक एंथैल्पी, और दूसरा होगा क्या? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो यहां अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा स्टेबिलिटी के लिए. तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 8 और फोर्थ में भी हो गए 8. यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन है 17 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 18. तो ओवरऑल चार्ज -1. ओवरऑल चार्ज -1. तो ये हो गया एनायन ऑफ क्लोरीन, यानी कि Cl-. तो अब देख रहे हैं हम कि भाई यहाँ पे 17 जो प्रोटॉन है वो 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं. नंबर ऑफ ऑर्बिट का तो कोई इफेक्ट है ही नहीं. यहाँ पे भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3rd है और यहाँ पे भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट 3rd है. तो ऑर्बिट का तो कोई साइज पे इफेक्ट है नहीं, लेकिन ईएनसी का इफेक्ट है. ईएनसी बढ़ रही है या घट रही है वो देखते हैं हम. यहाँ पे 17 जो प्रोटॉन है वो 17 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो अब ये वो वाली बात हो गई कि मैं 50 किलो वजन उठा रहा हूँ, लेकिन अब 50 किलो ना उठा के मुझे कितना उठाना पड़ रहा है? 60 किलो. तो अब मुझे बताओ कि वो जो उसको मैं उठा पाऊंगा, तो वो पूरी ताकत से उठा पाऊंगा या फिर ताकत कम लगेगी या धीमा उठा पाऊंगा? तो वही अट्रैक्शन पावर क्या हो गई? यहाँ पे कम हो गई. अट्रैक्शन पावर क्या हो गई? कम हो गई, यानी कि ईएनसी क्या हो गई? घट गई. और जब ईएनसी घट रही है तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उस पे फोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जब फोर्स थोड़ा सा कम होगा तो इलेक्ट्रॉन ढीले होंगे. क्या होंगे? ढीले होंगे, लूज होंगे. तो इस वजह से जो एनायन का साइज है वो हल्का सा बड़ा होता है न्यूट्रल एटम से. क्लियर? एक चीज और समझ लो. एक चीज मैं ये बताने वाला था आपको अभी अभी कि एक तो होती है आयनिक एंथैल्पी और एक होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. आयनिक एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों यहां से रिलेटेड है. तो आयनिक एंथैल्पी वो एनर्जी है जब कोई भी न्यूट्रल एटम है, और न्यूट्रल एटम अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है. तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेगा तो उस एटम के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, उस रिक्वायर्ड एनर्जी को हम क्या कहेंगे? आयनिक एंथैल्पी. दूसरी कंडीशन में वो स्टेबिलिटी के लिए जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन जब उसमें जुड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी जो है वो कहां करता है? एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है. एटमॉस्फेयर में एनर्जी बढ़ती है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. तो लिखो इसका आंसर.